हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने लोकसभा को पढ़ा था। लोकसभा जो है वो नॉन परमानेंट बॉडी थी। ठीक है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर राज्यसभा बन गई तो उसे आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है 250। ओके, और उनमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, ये कौन से मेंबर होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा? ये एक्सपर्ट होने चाहिए किसी चीज़ में, जैसे आर्ट में हो गए, सोशल सर्विस में हो गए, ठीक है, या लिटरेचर में हो गए। ओके, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। ठीक है, और जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एससी और एसटीज़ के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती है राज्यसभा में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो समय जो है, जो टर्म जो है राज्यसभा के मेंबर के लिए वो कितना होगा? 6 साल। ओके, और अगर हम राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो 2 यूटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली है राज्यसभा में। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को। ओके, दिल्ली से कितनी सीट्स हैं? 3, और पुडुचेरी से 1 सीट है। ओके, और अगर हम मैक्सिमम सीट्स के बात करें तो यूपी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स है। ठीक है, तो कितनी सीट्स हैं? 31। ओके, उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, जैसे हमने लोकसभा की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले यही है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम एज की बात करें तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम एज 25 तक होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एज जो है वो 35 तक होनी चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की तो वो भी हमने आर्टिकल 102 जब हमने लोकसभा की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर वो इंसान जो है सेंटर में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, इस बेसिस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या तो वो इंसान जो है वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड होगा, मेंटेलिटी उसकी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो इस बेसिस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, और वॉलंटरी अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो इस बेसिस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर वो इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहा, ठीक है, तो उससे वॉलंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा अगर, तो इस बेसिस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, और ओथ कौन दिलाएगा इन एमपीज़ को? वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 99 के अंडर आता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। ठीक है, लोकसभा में हमने देखा था कि वहाँ पे एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। ओके, और अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बात करें तो वो कौन होगा? वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उससे हम इलेक्ट नहीं करेंगे, वो सीधा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो चेयरमैन होगा किसका? राज्यसभा का। ठीक है, और जो चेयरमैन के पास कौन सी पावर होती है? सेम पावर्स होती हैं जो लोकसभा में स्पीकर के पास होती हैं। ठीक है, अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन जो है ये इलेक्टेड किया जाता है राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से। ठीक है, जो राज्यसभा के जितने मेंबर्स होंगे उनमें से एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन चुन लिया जाएगा। ओके, और अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें, ये चेयरमैन के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अंडर ये काम नहीं करते, ये सीधा रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ये था फ्रेंड्स हमारा राज्यसभा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। धन्यवाद।